अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द स्ट्रेटजिक स्क्वायर। आज की वीडियो जी बड़ी इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं दुनिया में इस वक्त, मैं समझता हूँ कि सबसे जो डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। और उसमें कुछ ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ख़तरा महसूस हो रहा है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अब इसका एक तो ये है कि जी न्यूज़ को हम स्टडी करें कि जी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक ये कि इसके हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाएं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है और ये कहाँ तक जा सकता है। जब मैं कहता हूँ कि ये सबसे ख़तरनाक इस टाइम का हमारा इशू है इंटरनेशनल रिलेशंस का। अच्छा, हम पाकिस्तानी चूँकि ईरान में इस वक्त इन्वेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजिकली हमारा हमसाया भी है, मुसलमान भी है, तो हम ना असल वो इसमें, लेकिन मेरे ख्याल में जियोपॉलिटिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त इशू चल रहा है दुनिया में वो यूक्रेन का इशू चल रहा है। अब मैं आपको ना इसके कुछ, मैंने बड़ा अच्छा स्लाइड शो बनाया है, ये मैं साथ इसको लगा भी दूंगा, प्लीज़ आपने देखना है इसको गौर से रोक के, ताकि आपको समझ आ सके कि इश्यूज़ हैं क्या। अच्छा, पहली बात जो मैं करूँगा जल्दी से वो ये है कि आपको पता है कि कल रशिया ने वार्निंग देने के बाद यूक्रेन के काफ़ी शहरों पर, जो बड़े शहर हैं उसके, ओडेसा, कीव, ज़ापोरिज़िया, इन सब पे बहुत हैवी बम्बार्डमेंट की है। ये रशियंस कहते हैं कि जी ये हमने की है क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले किसी बच्चियों का टेक्निकल वोकेशनल स्कूल था, टीचर ट्रेनिंग का, उस पर यूक्रेनियंस ने अटैक किया और उसमें को 20-21 बच्चियाँ मारी गई हैं। लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। इसका रीज़न बहुत डीप है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का, पहली चीज़ मैं आपको समझाऊँगी कि ये जो यूरोप और रशिया की एनिमोसिटी है, जो इनकी दुश्मनी समझें आप या नापसंदीदगी एक दूसरे के लिए, ये है क्यों? ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं रसोफोबिया, यानी रशियन से फोबिया, रशियन से अननेचुरल फियर, जैसे इस्लामोफोबिया हम कहते हैं, इसी तरह रसोफोबिया भी है। रसोफोबिया की रीज़न क्या है जी? रसोफोबिया की सबसे पहली रीज़न जो इनका है उसको कहते हैं द स्किज़म हुआ था 1054 में, जब ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और कैथलिक चर्च के दरमियान स्प्लिट हो गई थी, और रशियंस और बेजेंटाइन एम्पायर जो ज़माने में थी वो रशियन ऑर्थोडॉक्स हो गए और चर्च में चले गए, और कैथलिक्स जो है बाकी वेस्टर्न यूरोप का चर्च बन गया। उसको एक ग्रेट स्किज़म कहते हैं। जैसे हम अगर इसको हम अपनी तरफ में समझने की कोशिश करें तो जो शिया सुन्नी स्प्लिट है, उसी तरह की स्प्लिट जो है वो ऑर्थोडॉक्स और कैथलिक चर्च में हुई थी 1054 में। ये तब से चला आ रहा है क्योंकि रशियंस ने ऑर्थोडॉक्स मज़हब को अडॉप्ट कर लिया और वेस्टर्न यूरोप ने कैथलिक मज़हब को अडॉप्ट कर लिया, तो उससे इनके दरमियान बहुत शदीद एक नफ़रत जो तकरीबन अब 1000 साल से चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि क्रूसेड्स हुए जो मुसलमानों की तरफ जाते थे, लेकिन रास्ते में क्रूसेडर्स ने क्या किया कि जो उस ज़माने में, जिसको अभी हम इस्तांबुल कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो बेजेंटाइन एम्पायर का, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल था, उसको भी उन्होंने हमला करके तबाह कर दिया काफ़ी हद तक। तो ये दूसरा इनके दरमियान नफ़रत की वजह बनी। उसके बाद जो ये नफ़रत चलते यूरोप में जब इनलाइटनमेंट आया, जब ये 16-17 सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में जब डार्क एजेस ख़त्म हो रही थी, तो जो स्लाविक लोग हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के लोग हैं, जो पोलिश और रशियंस हैं, इनको स्लाव्स कहते हैं। यूरोप में काफ़ी सारी नस्लें हैं, उस पर किसी और दिन में बात करेंगे। तो ईस्टर्न यूरोप की जो एथनिसिटी है वो स्लाव है। तो जो वेस्टर्न यूरोपियंस हैं ये स्लाव्स को इन्फीरियर समझते थे। वो कहते थे हैं तो गोरे, लेकिन ये हैं बारबेरियंस हैं, जंगली हैं। और वो आज दिन तक भी कहते हैं कि जी ये आधे मंगोल हैं, आधे गोरे हैं, आधे वो ये मिक्स हैं, तो हम इनको गोरा नहीं मानते। तो एक वो नफ़रत चूँकि 1000 साल से चली आ रही थी, उसको मुख्तलिफ शक्लें मिलती जाती हैं। फिर उसके बाद जब नेपोलियन को रशियंस ने हराया 1812 में और इसके आसपास, तो उससे पहली बार यूरोप को ये डर लगा कि यार रशिया बहुत बड़ी एम्पायर बन गया और ये ऐसा ना हो कि कल को यूरोप पे अटैक करे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये नक्शा शटर बेल्ट्स वाली अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि ये कुछ 7-8 बार यूरोप से रशिया पे हिस्ट्री में अटैक्स हो चुके हैं। ठीक है ना। ये रशिया इसलिए इनसे खौफज़दा रहता है और यूक्रेन को इसलिए नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि ये यूरोप मेरी तरफ पहले डायरेक्ट आर्मियों से आते थे, अब यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करके वही काम कर रहे हैं जो ये पिछले 1000 साल से करना चाह रहे थे। तो ये बहुत डीप सीडेड, बहुत अंदर बैठा हुआ है रशियंस के ये खौफ कि ये यूरोप हमें नहीं ज़िंदा रहने देगा, और यूरोपियंस जो है वो रशियंस को अपने बराबर के
वाइट लोग यानी सफ़ेद फार्म नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि ये वैशी बारबेरियन टाइप के लोग हैं। ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी। तो ये उस फियर का, उस हिस्ट्री का, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइको हिस्ट्री। ये एक हिस्ट्री है जो साइकोलॉजी में एच हो जाती है, और वो उसके बाद लोगों से उस तरह के एक्शंस करवाती है जिस तरह की उसकी साइकोलॉजी डिक्टेट करती है। इसके बाद मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, ये नेटो की एक्सपेंशन वाली स्लाइड है। तो ये फिर वही बात है, अब अगर आर्मी डायरेक्ट नहीं आ रही तो नेटो एक्सपेंड करते करते बेसेस करीब आते जा रहे हैं, मिसाइल की रेंजेस करीब आती जा रही है, एयर बेसेस करीब आते जा रहे हैं, फौजें करीब आती जा रही है। तो ये एक किस्म का हमला ही है, ठीक है। नेटो की एनलार्जमेंट टुवर्ड रशिया, आर्मीज ही मूव हो रही हैं, चाहे वो अटैक नहीं कर रही, लेकिन वो मूव इस सूरत में हो रही हैं कि वो कल को किसी भी सूरत टाइम पर रशिया को थ्रेट कर सकते हैं। तो ये उसी का तसलसल जो मैं आपको हिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिकली वो है। उसके बाद क्या होता है जी कि 2014 में रशिया यूक्रेन में प्रो रशियन गवर्नमेंट थी विक्टर यानुकोविच की। तो 2014 में ये मैदान कू इसको कहते हैं, कलर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, मैदान कू कहते हैं। मैदान स्क्वायर है कीव का बड़ा, उसमें जो है ये वेस्टर्न बैक एनजीओज़ ने और कुछ लोकल नेशनलिस्ट को मिला के, जो नियो नाजीज भी हैं, जो पहले हिटलर की जंग के दौरान हिटलर का साथ देते रहे, उनको साथ मिला के जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने टॉपल कर दिया, उसको उन्होंने गिरा दिया। ये मैदान कू जो है, यहाँ से रशिया को ये डर लगा कि जी ये जो है ना अब मामला ये आ रहे हैं, अब ये यूक्रेन को नेटो में लेके ही चले जाएंगे। उसके बाद रशिया ने क्या किया कि रशिया ने उसके बाद फ़ौरन जो है ना वो एक तो क्राइमिया को पकड़ लिया। क्राइमिया जो है वो ब्लैक सी पोर्ट है रशिया की कुछ 400 साल से, लेकिन वो जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशियंस ने वो जाने दिया यूक्रेन में, क्योंकि उस टाइम वो समझते थे कि यूक्रेन हमारे साथ फ्रेंडली रहेगा, तो वो उन्होंने यूक्रेन में जाने दिया। लेकिन जब ये कू हो गया 2014 का, तो रशियन समझ गए कि अब ये मामला ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले जाके क्राइमिया की पोर्ट पकड़ ली, जो उनकी ब्लैक सी में वाइट पोर्ट थी। तो वो पोर्ट जब उन्होंने पकड़ ली, और साथ ही उन्होंने क्राइमिया 90% रशियन स्पीकिंग लोगों का शहर था, तो उन्होंने क्राइमिया में प्लेबिसिट करा के, आके रायशुमारी करा के क्राइमिया को अपने साथ शामिल कर लिया। उसके बाद जर्मनी की वो चांसलर थी और फ्रेंच चांसलर थे, प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रशियंस के साथ मिलके, इसको कहते हैं मिन्स्क 1, ये बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, उसमें इनका पहला एग्रीमेंट हुआ था, उसको कहते हैं मिन्स्क 1 अकॉर्ड्स के। जी ये जो है ना हम ऑटोनॉमी दे देंगे ईस्टर्न यूक्रेनियंस को, जो रशियन स्पीकिंग है उनकी ज़ुबान का हक होगा, उनके चर्चेज़ का हक होगा, उनका ये होगा वो होगा। और रशियंस को उन्होंने कहा कि जी हम नेटो में नहीं लेंगे यूक्रेन को, आप फिक्र ना करें। इस पर इनका पहला अकॉर्ड हुआ। लेकिन वो रशियंस को बाद में पता चल गया कि ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं यूरोपियंस, ताकि यूक्रेनियंस जो हैं वो उनकी आर्मी रेडी हो जाए। जब उनकी आर्मी रेडी हो जाएगी तो ये हमसे जंग करेंगे ही करेंगे। उसके बाद अगला हुआ, उसको कहते हैं मिन्स्क 2। ये 2015 में 12 फरवरी को हुआ, मिन्स्क 2 अकॉर्ड्स। इसको भी जो है वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद इसमें आगे जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसमें हुआ ये कि इन द मीन वाइल जब ये मिन्स्क एग्रीमेंट चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, तो रशियंस ने ऑब्जर्व किया कि नेटो की फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन की आर्मी को बिल्कुल नेटो स्टाइल पे ट्रेन कर रही हैं, उसी तरह का असला दे रही हैं, उसी तरह की ट्रेनिंग, उसी तरह का इक्विपमेंट, और उनको इंटेलिजेंस के भी जो है दी जा रही हैं, सपोर्ट दी जा रही है। तो 6-7 साल सब्र करने के बाद आखिर फरवरी 2022 में रशियंस ने फाइनली यूक्रेन पे अटैक कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी जो ईस्टर्न यूक्रेन है जिसमें रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, हम उनको आज़ाद करने के लिए आ रहे हैं, और हम उनको आज़ाद करेंगे, और हम यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देंगे। और उन्होंने उसको नाम दिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। उन्होंने उसको वॉर का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हम ये कंटेंट करेंगे और थोड़ा लेवल पे करेंगे, हमारे सिर्फ ये अहदाफ हैं कि हमने सिर्फ अपने रशियन स्पीकिंग लोगों को बचाना है, और हमने यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देना। और ये जो नाजीज़, नियो नाजीज़ जो अभी पावर में आ गए हैं यूक्रेन में, इनको हमने पावर से निकालना है। तो ये उन्होंने अपने रखे ऑब्जेक्टिव्स, अहदाफ रखे कि जी हमने ये करना है यूक्रेन में। जंग चलती रही। रशिया ने बड़ा लाइट फुटप्रिंट रखा, पहले सिर्फ 70,000 आदमी मिलिट्री भेजी, ताकि ये बेसिकली वो यूरोप को डराना चाह रहे थे कि यार आप बैकआउट करें, नहीं तो हम जंग कर जाएंगे। लेकिन यूरोप जो है वो नहीं माना। अच्छा, उसके बाद भी रशिया आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रूस लफ्ज़ है जहाँ से रशिया निकलता है, ये कीव में ईजाद हुआ था। ये कई लोग कहते हैं 3 सिस्टर्स, यूक्रेन, रशिया और बेलारूस जो है, ये तीनों सिस्टर स्टेट्स हैं। इसमें एक ही तरह के लोग हैं, तकरीबन एक ही ज़ुबान बोलते हैं, और ये एक ही थी ये स्टेट्स हिस्ट्री में, ये हमेशा साथ ही रहे हैं। तो रशियंस का ये था कि यार हम यूक्रेन को तबाह किए बगैर, सिर्फ अगर हम किसी तरीके से उन पर प्रेशर डाल के यूरोप को हम डरा दें कि आप बैकआउट कर जाएं,
तो हम जो है ना इसको हम तबाह नहीं करना चाहते। तो रशिया ने 3-4 साल बड़े नुकसान बर्दाश्त किए सिर्फ ये लाइट फुटप्रिंट रखने के लिए कि फ़ौज से लड़ाया, लेकिन शहरों को तबाह नहीं किया। कीव पर कभी मेजर अटैक नहीं किया, हालांकि उनका प्रेसिडेंट जो है वो अटैक रशिया के ऊपर ड्रोन्स के करवाता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं किया। तो ये शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो यूक्रेनियंस के पास इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं थे रशियंस, उनको काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचा दिया, काफ़ी सारा पकड़ भी लिया उन्होंने एरिया यूक्रेन का। लोहांस्क, डोनेट्स्क जो रशियन स्पीकिंग एरियाज़ हैं उन्होंने तकरीबन पकड़ लिए, थोड़े से रह गए। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि यूक्रेन को सप्लाई करना शुरू कर दिया यूरोप ने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन से और लॉन्ग रेंज मिसाइल से, ठीक है ना। उसमें ये हुआ कि 2020 में 22 में अगर आप ये स्लाइड देखें तो पहले एयरबेसेस को उन्होंने अटैक करना शुरू किया। 2023 में यूक्रेन मॉस्को पे अटैक हो गया, क्रेमलिन पे आपको पता है प्रेसिडेंट के पैलेस पे अटैक हो गया। उसके बाद 2024 में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। 2025 में बहुत बड़ी चेंज आई। अच्छा, रशिया का और अमेरिका का जो स्टार्ट ट्रीटीज़ और जो न्यूक्लियर वेपन की जितनी ट्रीटीज़ थी उसमें एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड होता है कि एक आपके मिसाइल बॉर्न न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, एक आपके एयर बॉर्न होते हैं और एक आपके सी बॉर्न होते हैं। तो उसमें ट्रीटी का हिस्सा ये था कि जी जो एयर बॉर्न एसेट्स हैं वो हमेशा ओपन खड़े रखे जाएंगे एयरफील्ड्स में, ताकि एक दूसरे के सैटेलाइट्स देख सकें और कभी ऐसा ना हो कि गलती से कोई न्यूक्लियर अटैक एक दूसरे पर ना कर दे, क्योंकि वो एक दूसरे के जहाज़ नजर ना आए तो कोई समझे कि यार हम पे अटैक होने वाला है, कोई ऐसी चीज़। तो रशियन जहाज़ खड़े थे अपने, जो न्यूक्लियर उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे और उनको यूक्रेन ने जाके अटैक किया ड्रोन से और काफ़ी नुकसान पहुंचा। अब ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था कि न्यूक्लियर पावर स्टेट के, सुपर पावर के किसी ट्रायड के एक लेग को, किसी एक टांग को, उसकी 3 टांगों में से उस एक टांग को अटैक किया जाए डायरेक्टली, और ये भी ना डरा जाए कि ये न्यूक्लियर स्टेट है, ये आगे से रिटेलिएट करेगी, कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन रशियंस ने देखा कि ये फैलते चले जा रहे हैं और ये आगे आते चले जा रहे हैं, आगे आते चले जा रहे हैं, और ये जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको अब खातिर में नहीं ला रहे और ये उससे डर नहीं रहे, और ये डायरेक्ट अब आ गए वो चीज़ जो कोई कोल्ड वॉर में सोच भी नहीं सकता था कि रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को जाके कोई रशिया के अंदर जाके मारेगा और उसके बाद रशिया की तरफ से रिटेलिएशन नहीं आएगी, लेकिन वो इन्होंने कर दिया। और वो इतने ब्रेजन तरीके से किया कि वो रशियंस को बड़ा झटका लगा कि यार हमारी बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अच्छा, ये कुछ स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें अटैक्स का मैं आपको डिस्टेंसेस दिखाऊंगा कि जी 2023 में किस डिस्टेंस तक गए, 2024 में और कितने अंदर चले गए, 2025 में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तक पहुंच गए, 2026 में कितना आगे चले गए हैं। डीप एनर्जी स्ट्राइक्स यानी 2000-3000 किलोमीटर तक रशिया के अंदर जाके अब उन्होंने रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना शुरू कर दिया। अब ये खुद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ही टाइम पे जब ईरान पे अटैक होता है और गल्फ़ की एनर्जी बंद होती है, उसी टाइम में उससे कुछ दिन पहले वेनेजुएला पे अटैक होता है, वेनेजुएला का ऑयल कंट्रोल कर लिया जाता है, और उसके कुछ दिन बाद रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता है और उससे 20% रशिया की ऑयल प्रोडक्शन गिर जाती है। तो ये बड़ा स्ट्रेंज किस्म का कोइंसिडेंस है जिसको लोग नहीं मानते। वो समझते हैं कि ये शायद चाइना की एनर्जी को चोक करने के लिए अभी एक समिट हुआ है, उस समिट से पहले शायद चाइना को सिग्नल देने के लिए कि हम तुम्हारा तो तेल बंद कर सकते हैं चारों तरफ से, शायद कोई ऐसी बात हो। खैर ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 इंसिडेंट बिल्कुल आगे पीछे हुए हैं और ये बड़े रेयर हैं। और अब ये 2026 में उन्होंने डीप रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना शुरू कर दिया और पहली मरतबा काफ़ी सारा उसको नुकसान पहुँचाया है। 20% प्रोडक्शन रशिया की ऑफलाइन हो गई है। ये उसका कंप्लीट जो 4 सालों का अटैक का हुआ है, ये स्लाइड आपको दिखाएगी, आगे चलेंगे। अच्छा, उससे हुआ ये है कि एक टर्म होती है उसको कहते हैं सेंचुरी इरोजन, कि एक मुल्क को पता होता है कि यार मैं इस इलाके में सेफ हूँ, यहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा, वो रशिया का ब्रीच हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ है कि जब इतने बड़े एरिया में अटैक शुरू हो जाए तो आपका एयर डिफेंस पे जोर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप किस चीज़ को, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, किस चीज़ को आप डिफेंड करेंगे, क्योंकि आपके एयर डिफेंसेस लिमिटेड होते हैं, तो आप उसको की जगहों पे लगाते हैं कि यार इसको मैंने बचाना है। लेकिन जब अटैक्स इतने बड़े एरिया पर होना शुरू हो जाए तो आपके एयर डिफेंस के ऊपर बर्डन आता है। उसके बाद एस्केलेशन सेंसिटिविटी की, यार ये तो अब आगे आते ही जा रहे हैं और हमें हमारे न्यूक्लियर को भी खातिर में नहीं लाते, हमारी किसी रेड लाइन को खातिर में नहीं लाते। और ये रशिया में एक डिबेट शुरू हो गई कि जनाब ये तो है ना, ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की पॉलिसी है कि जी नहीं कीव को बचाना है, हमारे भाई हैं, आराम से करेंगे, नेटो समझ जाएगा, आखिर थक जाएंगे, आखिर मान जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो अब इनको समझ आना शुरू हो गई है कि नहीं, ये बहुत इनका लंबा प्रोग्राम है और ये यूक्रेन की स्टेट को ख़त्म करवा देंगे रशिया से, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे। तो रशिया में जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका केस बड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो गया।
क्रेमलिन में जो उनका पैलेस है कि जी ये आप जो है ना ये नरम नरम करते जा रहे हैं, ये आपके अब गरिबान तक आ गए हैं, न्यूक्लियर तक आ गए हैं, आपकी ऑयल इंडस्ट्री तक आ गए हैं, प्रेसिडेंट के पैलेस पे अटैक हो गया है, और अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आपके बेसिस को मारना शुरू कर दिया उन्होंने, न्यूक्लियर ट्रायड को मार दिया है, तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? उससे अब क्या हो रहा है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है सर्गेई कारागानोव, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, रशिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, थिंकर हैं, और ये हार्ड लाइनर्स में इनका शुमार होता है। इन्होंने 2 पेपर लिखा है 2023 में, और एक उसका फॉलोअप उसके बाद लिखा है। तो ये उन हार्ड लाइनर्स में हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन को पिछले 3-4 साल से कहते रहे कि आपकी जो ये नरम पॉलिसी है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन ये आप समझ नहीं रहे कि ये यूक्रेन नहीं है, ये नेटो है, और नेटो बाज नहीं आएगा, और ये आपकी रेड लाइंस क्रॉस करते जा रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास रिटेलिएट करने के लिए फिर कुछ नहीं रहेगा, तो आप रिटेलिएट करें। अब जब ये 3-4 साल गुजर गए और इतने ज़्यादा अटैक्स रशिया पर होने शुरू हो गए, तो अब प्रेसिडेंट पुतिन की भी आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन और उनकी पोजीशन चेंज होना शुरू हो गई। तो अब जो ये मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि जी ये जो अटैक हुए कल यूक्रेन में कीव शहर पर, बड़े मिसाइल 800 के करीब ड्रोन रशिया ने मारे, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, और उसके बाद मिसाइल रजने के एक मिसाइल है उनका जो 6 में डिवाइड हो जाता है, सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो भी एक मारा है। तो अब ये लग रहा है कि जो हार्ड लाइनर्स थे वो अब उनकी असेंडेंसी होना शुरू हो गई है, वो उनकी बात सुनी जाना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि अब यूक्रेन पे अटैक में बहुत शिद्दत आएगी। अब कारागानोव ने कहा क्या है? उन्होंने कहा जी बात ये है कि ये यूरोपियंस किसी सूरत बाज नहीं आएंगे, हमें एक तो जंग को यूक्रेन से उठा के जिस तरह वो रशिया के अंदर ले आए, हमें इसको यूरोप के अंदर ले जाना पड़ेगा। अब ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि यूरोप में है नेटो की जो ट्रीटी है उसका एक है सेक्शन 5 कहते हैं उसको, कलेक्टिव डिफेंस। वो ये है कि अगर नेटो के किसी एक मुल्क पे अटैक होगा तो सारे मुल्कों पे अटैक तस्वर होगा और सारे मिल के उसके साथ लड़ेंगे। तो अब रशिया में ये डिबेट चल रही है कि जी अगर हमने यूरोप पे अटैक कर दिया और इन सब ने कहा कि जी हमने आर्टिकल 5 को इन्वोक कर दिया है और हम मिल के लड़ेंगे, तो ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। कारागानोव कहता है कि नहीं जी ये नहीं लड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। और ये तो यहाँ तक कहते हैं प्रोफेसर कारागानोव कि आपको इनको लिमिटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करनी पड़ेगी, जब तक हम इनको शॉक नहीं देंगे, जब तक हम इनको जोल्ट नहीं देंगे, ये यूरोपियंस बाज नहीं आएंगे। ये 1000 साल से हमारे साथ ये करते आ रहे हैं, और जिस दिन तक हम इनको एक डिसाइसिव झटका नहीं देंगे ये बाज नहीं आएंगे। तो कारागानोव तो यहाँ तक कहता है कि जी हमें एक आधा शहर इनका न्यूक्लियर उड़ा देना पड़ेगा यूरोप का, ताकि इनको हम फाइनली इनके दिमाग में ये बात डाल सकें कि यार वापस चले जाओ अपने इलाकों में, हमारी तरफ मजीद मत आओ, क्योंकि ये बाज नहीं आते। ये 100 से ये काम करते जा रहे हैं और ये अब बिल्कुल हमारे गिरेबानों तक पहुंच गए हैं और रशिया की एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ बता रहा हूँ मैं आपको कि जब सुपर पावर को अपनी एग्जिस्टेंस का ख़तरा फीलिंग आए कि मेरी एग्जिस्टेंस ख़तरे में है, तो वो दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारा कोई छोटा मुल्क तो एग्जिस्टेंस ख़तरे में हो तो थोड़ा बहुत ही कुछ कर सकता है। सुपर पावर अगर ये समझे कि मेरी एग्जिस्टेंस पे हाथ डाला जा रहा है, तो वो जब रिटेलिएट करेगी तो उसका नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी होगी। तो जो बात मैं आज करना चाह रहा था वो सिर्फ ये एनालिसिस आपको देना चाह रहा था कि मैं इसको बहुत डेंजरस तरफ जाता देख रहा हूँ। अगर यूरोप की पॉलिसी में और वेस्ट की पॉलिसी में चेंज ना आया बड़ी जल्दी, तो मैं यूरोप यूक्रेन को तो तबाह होते देख ही रहा हूँ। ऐसा ना हो कि जहाँ से यूक्रेन को सप्लाई हो रही है वेपन्स की, कंपोनेंट्स की, इंटेलिजेंस की, ऐसा ना हो कि किसी दिन रशिया यूरोप के किसी मेनलैंड यूरोप पे किसी मुल्क के ऊपर, किसी फैसिलिटी के ऊपर, किसी मैन्युफैक्चरर के ऊपर, किसी असला बनाने की फैक्ट्री के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अटैक ना कर दे। और अगर वो हो गया तो उसके बाद यूरोप का रिएक्शन, वेस्ट का रिएक्शन क्या होगा, अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा? क्या अमेरिका यूरोप की डिफेंस के लिए आर्टिकल 5 में आएगा? क्या अमेरिका न्यूक्लियर वॉर को फेस कर सकता है, करना चाहेगा, इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या यूरोपियंस बात को समझ जाएंगे, पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे? क्या मज़ीद एस्केलेट होगा? तो ये जो प्रोफेसर कारागानोव है ये तो कहते हैं कि जी मैं दुनिया को बचाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम इनको एक झटका नहीं देंगे ये बाज नहीं आएंगे और ये इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर करा देंगे। तो वो तो कहता है, उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि इनका टॉलरेंस इतना ज़्यादा हो गया है हमारे न्यूक्लियर, और हमारा खौफ इनके दिल से इतना निकल गया है कि ये वर्ल्ड वॉर करेंगे ही करेंगे। तो उससे पहले कि ये करें हमें इनको एक झटका दे देना चाहिए, न्यूक्लियर के लिमिटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक करके या फिलहाल कन्वेंशनल वेपन से करके मेनलैंड यूरोप पे, ताकि एक मरतबा इनको समझ आए कि अब बात मजाक से आगे निकल गई है और अब रशिया रिटेलिएट कर सकता है। तो ये जिस तरफ, हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन बहुत दुनिया के सबसे काम स्टेट्समैन माने जाते हैं, बहुत कैलकुलेटेड किस्म के आदमी है, बड़े काम आदमी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अब ये 3-4 साल
गुजर गए हैं और यूरोप को बात समझ नहीं आ रही। और अब ये आगे बढ़ते 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 रशिया की रेड लाइंस क्रॉस करते करते अब उनकी एग्जिस्टेंस पर बात आना शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन प्रेसिडेंट पुतिन का सबर भी जवाब दे जाए और ये रिटेलिएशन हो जाए। तो आप भी अगले कुछ दिन में देखेंगे कि यूक्रेन में आपको बहुत शदीद अटैक्स इनके शहरों में होते नज़र आएंगे। और मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन यूरोप के मेनलैंड के किसी शहर पे कोई अटैक हो जाए और उसके बाद आर्टिकल 5 इन्वोक होता है, नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता, बात कहाँ रुकती है। क्योंकि आपको पता है जंग का अपना मोमेंटम होता है। वो कहते हैं कि बेस्ट लेड प्लान्स आर रूइंड इन वॉर वंस द फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड। पहली गोली जब चलती है तो जितने बड़ी प्लानिंगें होती हैं, बड़े वॉर के प्रोग्राम आपने बनाए होते हैं, गोली जब चल जाती है फिर उसके बाद गोली का जंग का अपना मोमेंटम होता है। जंग किसी के प्लान के तहत नहीं चलती, जंग फिर अपने मोमेंटम पे खुद चलती है। तो ये ना हो कि ये जिन हार्डलाइनर्स की तरफ से ये बात आ रही है प्रेसिडेंट करागानोवली कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे करो, ये जो हमने पहले कहा हुआ है कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे और न्यूक्लियर पे नहीं जाएंगे, इसको थ्रेशोल्ड को नीचे करें और आप ये कहें कि जी अगर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर को यूज़ कर लेंगे। तो ये बात अब बड़ी डेंजरस हो रही है। मुझे लग रहा है कि अगर यूरोप ने बैक ऑफ ना किया तो मुझे ये बात फैलती नज़र आ रही है। एक तो यूक्रेन पर आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे, अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक है तो यूक्रेन पे बहुत शदीद किस्म के अटैक होंगे, एरियल बम्बार्डमेंट होगी। और अगर बात फिर भी ना बनी और रशिया पर मज़ीद अटैक्स हुए और उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए तो मुझे लगता है कि ये बात पहले शायद पोलैंड और बाल्कन स्टेट्स, लैटविया, एस्टोनिया तक चली जाए, या फिर हो सकता है कि ये डायरेक्ट ही वेस्टर्न यूरोप की तरफ, नॉर्दर्न यूरोप की तरफ, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ चली जाए। तो आज की वीडियो सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड पहले समझाना था कि रूसोफोबिया क्यों है, रशिया पर बार बार अटैक्स क्यों होते हैं, और अब ये बात बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ा क्लैश हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा मेरे ख्याल में। तो आज का जी ये प्रोग्राम था, ये करंट अफेयर्स के साथ मिला के मैंने हिस्ट्री आपको थोड़ी समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।